तो वहीं आपको बता दें कि जहां सुबह 7 बजे से लगातार मतदान जारी है, लोग बाग इस मतदान में, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी अपनी भागीदारी देने पहुंच रहे हैं। लेकिन जयपुर की विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी भी यहां पर दिखाई दे रही है विभिन्न कारणों को लेके। हमने खुद ने वहां पर जाकर फील्ड रिपोर्टिंग करी है और जाना है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे उन लोगों की नाराजगी के। झोटवाड़ा विधानसभा सीट की बात करें या फिर किशनपोल विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर लोगों का भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये आपको भी दिखाते हैं रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव इस समय जारी है। सुबह 7 बजे से ही लोग अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। किशनपोल विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं। अभी वार्ड नंबर 76 से हम आए, अब हम वार्ड नंबर 72 पर खड़े हैं। बूथ नंबर 96-97 है। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि इनके नाम इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। क्या हुआ है, क्या पूरा मसला है, इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ पूरी समस्या आप लोगों का। आप ये देखिए, आज किशनपोल विधानसभा का चुनाव है राजस्थान का। आप यहाँ पर ये देखिए, जो हमारे यहाँ पर आम जनता है, जो हमारा वोटर है वार्ड 72 का, इस वक्त हम यहाँ पर 96-97 बूथ पे खड़े हैं। दिगंबर जैन जो स्कूल है उसके अंदर हम खड़े हैं। यहाँ पर पूरे वार्ड के अंदर हमारे कम से कम हिंदू 500 से 600 वोट हमारा काट दिया गया है। ये एक चाल है। कांग्रेस सरकार थी राज्य के अंदर और यहाँ पर जो वर्तमान विधायक था अमीन कागजी, उसने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हिंदू वोटरों को कटवाया, जिससे हिंदू वोटर माइनस हो और माइनॉरिटी का वोट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जुड़ा है। आप ये देखिए, सोची समझी एक चाल है। ये सब लोग मेरे साथ यहाँ खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि हम यहाँ रहते हैं, हमने जन्म यहाँ पर लिया है, हमारे माँ बाप ने जन्म यहाँ लिया, हम सालों से यहाँ वोट देते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब की बार हमारा यहाँ पर वोट नहीं है, हमारा वोट काट दिया। इसके अंदर BLO मिले हुए हैं, इसके अंदर जो हमारे क्षेत्र के निर्वाचन आयोग के अधिकारी है वो मिले हुए हैं, यहाँ के MLA की बदमाशी है। यहाँ की सरकार ने ये सोची समझी चाल कर करके हमारे साथ ये अन्याय किया है, जिससे हाँ BJP यहाँ से हारे। आप लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं है, ये आपको कब पता पड़ा? आज ही सुबह जब हमारी आम जनता यहाँ पर वोट डालने के लिए आई, जब उन्होंने अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम देखा, तब हमको मालूम चला कि उनके नाम यहाँ पर नहीं है। इससे पहले हमको ना तो बताया गया, ना सूचना करी गई। नाम काटने से पहले BLO का ये दायित्व बनता है कि वह उस घर पे जाकर के नोटिस दे 7 दिन का, या चस्पा करे या फ़ोन करके बताए। सब कुछ इन्होंने ताक में रख करके, कायदे कानून कुछ नहीं, और इन्होंने डायरेक्ट नाम उड़ा दिए। अब आपने BLO से आपने बात करी होगी, तो BLO साहब का क्या कुछ कहना है? BLO पल्ला झाड़ रही है कि सर सुनिए, सर रुकिए, हम शाम को देखते हैं, हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। ये लोग कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने अधिकारी को फ़ोन किया, अधिकारी कह रहा है मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ। मतलब अभी तक कोई संतुष्ट जवाब नहीं है। हमारा पूरा की पूरा हिंदू वोट 500-600 वो नहीं डल पा रहा है। हमें इसकी बहुत पीड़ा है। मैं आज इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिनके वोट कटे हैं उनके साथ अन्याय ना हो। अगर ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है कि इनका वोट किसी भी तरीके से डल सकता है तो इनका वोट डलवाया जाए, और आम जनता का जो मत है और मत का जो अधिकार है वो है इन्हें दिलाया जाए। संजय जायसवाल, क्षेत्रीय निवासी, वार्ड 72। ये संजय जायसवाल जी हैं, क्षेत्रीय निवासी हैं, किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 72 के। इनका साफ तौर पर कहना है कि करीब 500 से 600 नाम, जैसा कि ये बता रहे हैं, कि इस लिस्ट में से गायब हैं। और कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जिनके नाम कटे हैं, जो इस मतदान की प्रक्रिया में अपने मत का उपयोग करने यहाँ पर आए थे। और जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचे हैं बूथ नंबर 96-97 में, उस समय इनको पता पड़ता है कि इनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। आपको बता दें किशनपोल विधानसभा का ये दूसरा वार्ड है जहाँ पर इस तरह की शिकायत लगातार मिली है। और साफ तौर पर इनका कहना है कि मतदान करना हर एक व्यक्ति का कानूनन अधिकार है और उस अधिकार से इन्हें वंचित किया गया है। कहीं ना कहीं इन्होंने BLO से भी इन्होंने बात करनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने का काम करे। माता जी एक हमारे साथ में मौजूद है, इनसे जानेंगे। माता जी, क्या समस्या आई है? देने नहीं दे रहे। क्या वजह है, क्यों मना कर रहे हैं? डेथ हो गई, जबकि पर्ची में इनकी खुद की डेथ हो गई, सामने खुद की डेथ जिंदा। क्या नाम है आपका? शांति देवी। और इनकी लिस्ट के हिसाब से आप इस दुनिया में नहीं है। देख सकते हैं आप, शांति देवी जी हमारे साथ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और उसके बाद में जब ये अपनी, सबसे बड़ी बात है इनके पास में पर्ची मौजूद है, उसके बाद में इनको यहाँ से कहा जाता है कि आपका नाम डेथ लोगों की लिस्ट में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कितनी गड़बड़ी यहाँ पर हो रही है। सबसे पहले तो 500 से 600 नाम लिस्ट में मौजूद नहीं है। उसके बाद जो जिंदा व्यक्ति हैं उनको इस लिस्ट के हिसाब से मार दिया गया है। जो इस दुनिया में नहीं है उनका इस लिस्ट में नाम है। तो आप देख सकते हैं कि 2 वार्डों का ये हमने जायजा लिया है, किस प्रकार से गड़बड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन के इन लोगों के हिसाब से बहुत भारी चूक है। अब देखने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अब इसमें क्या कुछ निर्णय लेता है। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ उमंग माथुर, नवतेज TV, जयपुर।
राजस्थान में आज लोकतंत्र के महापर्व में कई लोग हिस्सा ले रहे हैं, अपने अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तकनीकी खामी की वजह से आज वोट नहीं डाल पा रहे हैं। और आज चूंकि मतदान है सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, अब ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ। कम से कम यहाँ के स्थानीय निवासी जो है, किशनपोल विधानसभा में हम खड़े हैं, बता रहे हैं कि 60 से 70 लोगों के नाम इस लिस्ट में से गायब हैं और जिनके नाम है वो इस दुनिया में ही नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। बाबूजी, क्या पूरा मैटर है, एक बार आप बताइए। सब मेरा बच्चा शुरू से वोट दे रहा है। आज उसकी 52 साल की उम्र है, लेकिन अब के उसका नाम नहीं आया। और उसकी बच्चे का नाम है, उसकी वाइफ का नाम है और उसकी बच्ची का नाम है, लेकिन उसका नाम इस परिवार में सबका नाम है, खाली हमारे बच्चे का नाम नहीं है। ये आपको कब पता पड़ा? ये तो हमारे को अभी पता पड़ा साहब, जब ये BLO दे के गई थी परसों के दिन, तो हमने इंक्वायरी की तो बोले नाम, मैंने सुबह सारे लिस्टें देखी, लिस्टों में बोले इधर उधर हो सकता है, इधर उधर भी नहीं है कहीं। तो आपने BLO जो लिस्ट देकर गई थी उनसे इस बारे में शिकायत? कहा, बोले दूसरे में कहीं होगा तो फिर आ जाएगा, उन्होंने ये कहा हमारे को। बोले दूसरी लिस्ट में होगा तो बोले मैं दे जाऊंगी, लेकिन वो भी नहीं दे के गई। और न इनमें नाम ही नहीं है तो कैसे मतलब देगी वो? नाम ही नहीं है, लिस्टों में नाम ही उड़ा, जबकि वो 18 साल की उम्र से बराबर वोट दे रहा है और अब तक मतलब 52 साल का हो गया है, लेकिन पहली बार उसका नाम नहीं है। कृष्णकांत शर्मा है नाम। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। मेरे चाचा जी पिछले 4 साल पहले स्वर्गवास हो चुके, उनका नाम आया है, पर्ची आई है। जबकि हमने BLO को कह भी दिया था कि उनकी मृत्यु हो चुकी, मृत्यु प्रमाण पत्र हमने नहीं दिया था। जबकि हमारी चाची अभी जीवित है, उनका नाम गायब है। उनकी बच्ची का आ रहा है, उनके बच्चे का आ रहा है, उनकी बहू का आ गया। और चाची का हमने सब भागों में, आसपास के जो भाग होते हैं, जैसे वो 97 में रहती है तो हमने 96 में भी देख लिया, 95 में भी देख लिया, तो उनका नाम नहीं आ रहा है। ऐसे काफ़ी लोग हैं, जैसे इनका देखो आप, मकान नंबर ही गायब है। बात बिल्कुल, कई लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर क्या पूरा ये मसला है। भाई साहब, अभी कई 2-3 लोगों से हमने बात करी, उनके क्या किसी का नाम नहीं है और उनके परिवार में से अगर किसी का नाम है तो वो इस दुनिया में ही नहीं है। आपके साथ में क्या मैटर हुआ है? सर बेसिकली बात यह है कि हमारे यहाँ BLO भी आई थी। BLO से मैंने बात की तो उसने कहा कि कोई और BLO जो उसको हैंडल कर रहा है। उसके बाद दूसरा BLO तो आया नहीं। और हमारे साथ ये है कि 2220 के बाद सीधे 2226 मकान नंबर की वोटर ID में नाम आ रहा है। 2221 से लेकर 2225 तक कुछ भी नहीं है। हम 2222 में रहते हैं और हमारे 2222 में 11 वोट है जिनका नाम नहीं है। हमने 2014 में भी वोट दिया, 2019 में भी वोट दिया, 2020 में अभी जो नगर पालिका के चुनाव हुए थे वहाँ पे भी वोट दिया। ना कोई एडिट हुआ है, ना वोटर ID के अंदर लिखा हुआ है डिलीट हुआ है, सीधे स्किप हुए हैं, है ही नहीं, वो वोट ही नहीं है। तो आज जब हम चेक कर रहे हैं कि हमारा वोटर ID में नाम ही नहीं है, तो ये अगर हम लोग ये चेक करते हैं कि भाई चांस हमको ऐड करवाना है या कुछ करवाना है तो हम फिर भी आगे जाके बात करते। लेकिन जब हमारा नाम पहले से प्री एग्जिस्टिंग है, हमारा नाम पहले से ही प्री एग्जिस्ट था, तो हम क्यों इस चीज़ का पेन लें कि वापस चेक करें? क्योंकि चेक भी तो हम करेंगे जब हम कोई नया चीज़ ऐड करवानी हो। क्या लग रहा है आपको, अगर ये जो टेक्निकल एरर जो आई है, ये वाकई में टेक्निकल एरर है या ये साजिश के तहत क्या है? सर बेसिकली हुआ क्या है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। जैसे नगर पालिका के जो वोट थे ना, उन सब में जो नाम डले थे वो सारे के सारे 1 बाय 1 डले थे। तो वहाँ पे एक सर्च ऑप्शन काम कर रहा था। जब मैं आज PDF में सर्च ऑप्शन काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे इमेज खींच के इन्होंने अपलोड करी है। तो हो सकता है, माइट भी ये हो सकता है कि वो पर्टिकुलर जिस इमेज में हमारे पूरे घर के नंबर थे वो इमेज ही गायब है। और जब हम इसको पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वोटर ID नाम की एक ऐप है उसमें भी चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे ये आ रहा है कि वोटर नॉट फाउंड। और कल मैंने BLO से भी पर्टिकुलरली बात करी, वो मुझे ये कह रही है कि सर इस बार तो कुछ नहीं हो सकता है, 3 जनवरी को आप मुझे वापस फ़ोन करना, मैं आपका ऐड करवाऊंगी और जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें आपको वोट देना पड़ेगा। इसका मतलब विधानसभा चुनावों में आप भागीदारी नहीं ले? भागीदारी नहीं ले पाएंगे हम लोग। हमारे पास सारी IDs है। आई हैव माई आधार कार्ड, वोटर ID, इवन आई हैव माई पासपोर्ट, सारी सब जगह एड्रेस वही है। लेकिन सिंपल चीज़ ये है, मेरी सिस्टर तो स्पेसिफिकली NAV में काम करती है एंड शी केम फ्रॉम अजमेर, और वहाँ से आने के बावजूद उसे सुबह पता चलता है कि उसका नाम ही नहीं है और ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। एक कुछ युवा लोग भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहोगे? सर मेरा भी वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं आया और मेरे ताऊ जी दोनों है, ताऊ जी छोटे ताऊ जी बड़े ताऊ जी जो एक्सपायर हो उन तक के नाम है, लेकिन मेरा पूरे फैमिली का नाम है, लेकिन मेरा ही नाम नहीं है उसके अंदर। मैंने पिछले साल भी वोट डाले थे जब भी वो था, और अभी गया तो बोलते कि नहीं है तो कोई बात नहीं। BLO मैम के पास गया तो BLO मैम कहती है कि आप यहाँ पर लगे हो चारे। BLO मैम से पूछा कि मैम हम वोट कहाँ डालेंगे, फिर आपसे भी नहीं पूछें तो कहाँ डालेंगे, बोले अभी नहीं होगा तो आप 3 मंथ के बाद का टाइम दिया। तो ऐसे थोड़ी होता है सर, ये तो फिर BQ सेंस का लग रहा पूरा। तो ये कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि
इन्होंने कई मरतबा इन्होंने चेक किया, 2020 तक के नगरपालिका चुनाव तक में इन्होंने वोट डाले हैं और कई लोगों के जो रिश्तेदार हैं जिन्होंने आखिरी तक वोट डाले हैं 2023 विधानसभा चुनावों से पहले तक, वो अपने अपने शहर से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन जयपुर में आके उन्हें पता पड़ा उनका नाम ही नहीं है। बीएलओ से इस बारे में शिकायत की गई तो बीएलओ ने साफ कर दिया है कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। अल सुबह 7 बजे से ही लोग अपने अपने मत का प्रयोग करने अपने अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं। इस समय हम बूथ नंबर 46 पे खड़े हैं। विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा है। कुछ स्थानीय नागरिक हमारे साथ हैं। देखा जाता है कि हर बार मतदान पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिटपुट घटनाएं होती हैं। वो यहाँ पर भी एक इस प्रकार की घटना घटी है। जानेंगे भाई साहब क्या कुछ परेशानी आ रही है आपको यहाँ पे। मैं विमल जैन। यहाँ पे हमारे जो बूथों के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। मेरा बूथ नंबर है 335 नंबर, जिसके अंदर रूम नंबर हमारा 9 है। उसके अंदर पिछले 1 घंटे के अंदर करीब 60 वोट डले हैं और लाइन इतनी लंबी लग रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। टोटल वोट हमारे 1396 है। अब अगर वोट की कैलकुलेशन करें तो हम 11 घंटे के अंदर हमारे वोट पड़ेंगे 700 के आसपास में। बाकी वोट कैसे डलेंगे? यहाँ के अंदर की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, जबकि बाहर पब्लिक परेशान हो रही है। लोग वहाँ घर जा रहे हैं अपने अपने, बोले हम 2 घंटे बाद आएंगे। हो सकता है वोट आए भी नहीं, एक बार आया या नहीं आया, तो इससे वोट की प्रतिशत डाउन होगी। तो इसको थोड़ी व्यवस्था अगर सही हो तो वोट की प्रतिशत बढ़ सकती है। आपने जो यहाँ पर जो चुनाव अधिकारी हैं, जो चुनाव आयोग की तरफ से बैठे हैं, उनको इस समस्या से अवगत करवाया था? हाँ, अंदर हमने उनको बोला है। क्या कहना है उन लोगों का? उन लोगों का कहना है कि देखो स्पीड चल रही है, अभी धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन हमारी पब्लिक की स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है। एक बार आप बाहर की लाइन जाके देखो, बाहर तक आ रही है लाइन, ये स्थिति हो रही है। बिल्कुल, स्थानीय नागरिक हैं विमल जैन जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं स्थानीय नागरिकों की भीड़ यहाँ पर बूथ नंबर 46 पे काफ़ी ज़्यादा है। सुबह से ही लोग बाग अपने मतदान का प्रयोग करने आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी कहना था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। इलेक्शन कमीशन की बात मानते हुए झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ये जो जनता है यहाँ पर आ रही है लगातार अपने मत का प्रयोग करने, लेकिन लाइन यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की ओर से जो हम कह सकते हैं जो स्पीड है, इंटरनेट की स्पीड कह सकते हैं, नेटवर्क की स्पीड कह सकते हैं, उसमें थोड़ी बाधा आ रही है और उस वजह से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और 1 घंटे में अभी एक कमरे की बात करें, कमरे नंबर 9 की, तो यहाँ पर सिर्फ 60 वोट पड़े हैं और शाम को 6 बजे तक का यहाँ पर वक्त है। अगर इसी तरह की स्पीड रहेगी तो हो सकता है कि कई लोग अपने मताधिकार से वंचित हो जाएं। स्थानीय नागरिकों ने इलेक्शन कमीशन को की तरफ से जो यहाँ पर अधिकारी लोग हैं उनको भी उससे अवगत करवाया। टालमटोल रवैया उनका देखा गया। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि उनकी तरफ से हालांकि कहा तो गया है कि हम इस चीज़ को दुरुस्त करवाने, लेकिन कब तक ये दुरुस्त होती है, क्योंकि लोग बाग कब तक यहाँ पर लाइन में लगे रहेंगे। कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कहकर निकल रहे हैं कि ठीक है, जब आपकी स्पीड दुरुस्त हो जाएगी उसके बाद हम अपने मत का प्रयोग करने आ जाएंगे। अब उसमें से कितने लोग वापस आ पाते हैं, कितने नहीं आ पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी और कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत पर इसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। तो ये आपने देखा कि हमने जायज़ा लिया था झोटवाड़ा विधानसभा सीट का और किशनपोल विधानसभा सीट का, और लगभग पूरे राजस्थान से कहीं ना कहीं छिटपुट ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से कहीं पर इंटरनेट की स्पीड स्लो है और कहीं पर 500 से 600 लोगों के नाम लिस्ट में मौजूद नहीं है। जो लोग जिंदा है, इस दुनिया में मौजूद हैं, उनके नाम लिस्ट से गायब हैं, और जो इस दुनिया में नहीं है उनके नाम इस लिस्ट में शामिल है। बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इस बार के चुनावों में गड़बड़ियां देखी जा रही है। पहले के भी चुनाव होते थे, उनमें जो गड़बड़ होती थी, उनमें ईवीएम खराबी की गड़बड़ होती थी, उनमें 2 प्रत्याशियों के समर्थक कार्यकर्ता आपस में भिड़ते थे, लड़ाई दंगे होते थे। लेकिन इस बार जो गड़बड़ हो रही है वो एक अलग तरह की गड़बड़ है। और सीधी सी बात है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस में लिखा है कि अगर किसी भी वजह से आपका नाम लिस्ट में नहीं होता है तो इलेक्शन कमीशन आपको 7 दिन का प्रायर नोटिस देगा। उन 7 दिनों में आपको उचित कार्रवाई करते हुए आपका नाम उस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके नाम के आगे हम कह सकते हैं मार्किंग की जाएगी, और अगर आपको उसमें आपत्ति है वो आपत्ति भी आपके परिवार तक पहुंचाई जाएगी, ताकि आप उस आपत्ति को दर्ज करा सकें और उस गलती को, उस मिस्टेक को आप दूर किया जा सके। लेकिन अभी तक की हम बात करें तो कई प्रकार की गड़बड़ियां देखी जा रही हैं। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी हम डिबेट की ओर। हमारे साथ में पॉलिटिकल एक्सपर्ट हेमंत गोयल जी जुड़ चुके हैं। न्यूज़ रूम से मेरी सहयोगी दिव्या शेखावत मेरे से जुड़ चुकी हैं। हेमंत जी, आपके पास आएंगे, उससे पहले दिव्या आपसे जानना चाहेंगे अभी तक राजस्थान में कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है?
जी उमंग, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूरे प्रदेश में अभी तक की जो आंकड़े या कहूँ मैं जो अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं वो 55% के लगभग ही सामने आ रहे हैं कि इतना प्रतिशत अभी तक प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है, लोगों ने मतदान किया है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रदेश से बाहर भी लोग रहते हैं, तो दूर दराज जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी आने में काफ़ी समय लग रहा है अपने अपने क्षेत्र में। तो जो पोलिंग का जो आंकड़ा है जो शाम तक होगा शायद बढ़ेगा और मैं कहूँ कि अच्छी तादाद में ये बढ़ सकता है। बिल्कुल दिव्या, अमीषा भी हमारे साथ में है, अमीषा से भी हम जानना चाहेंगे। दिव्या, अमीषा को भी आप फ्रेम में लीजिए। अमीषा, आपसे जानना चाहेंगे 2023 यानी कि वर्तमान विधानसभा चुनावों के आंकड़े अभी तक के दिव्या ने बताए। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस समय तक 2018 में क्या कुछ प्रतिशत था चुनावों का? बिल्कुल उमंग जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछली बार 2018 के अंदर जिस तरीके से आंकड़े थे वो सुबह 9 बजे 6.11% मतदान हुआ था, और आज का अगर आंकड़ा देखें तो वो करीबन 10% था। अगर 11 बजे की बात करें तो वो 21% मतदान था, और अब 2023 की अगर बात करते हैं तो 25% के लगभग वो आंकड़ा था। अगर 1 बजे की बात करें 2018 के अंदर तो 41% मतदान हुआ था। अगर 2023 में आज की बात करें तो 1 बजे तक तकरीबन 40% मतदान हुआ है, और दोपहर 3 बजे तक 2018 के अंदर 59 तकरीबन 60% मतदान हो चुका था, और अभी 2023 में लगभग 55% मतदान हुआ है। तो देखिए पिछली बार के मुकाबले अगर देखें तो कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ा है, और कहीं ना कहीं अब की बार युवाओं में जिस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, जो युवा है वो सुबह से लाइनों में कतारों में खड़े हुए हैं, और जिस तरीके से जिन लोगों की शादी है वो अपनी शादी छोड़कर सबसे पहले मतदान करने के लिए आए हैं। और बुजुर्गों की भी एक बात मैं कहना चाहूँगी, जिस तरीके से बुजुर्गों ने उत्साह दिखाया, जो 100 से ऊपर जो बुजुर्ग जा चुके हैं वो भी वोटिंग के लिए, वोटिंग कास्ट करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। और कुछ ऐसी घटनाएं देखिए उदयपुर झालावाड़ में देखने को मिली है कि जो बुजुर्ग मतदान करने के लिए आए थे उनके हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। कुछ छुटपुट घटनाओं के अलावा अगर देखें तो शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक मतदान चला हुआ है। और अब की बार देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मुद्दे अभी तक गूंजे हैं उनमें से 2 मुद्दे मैं यहाँ पर आपके सामने उठाना चाहूंगी। एक था ईआरसीपी का मुद्दा, और दूसरा है मेवाड़ का। क्योंकि देखिए ईआरसीपी का मुद्दा भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर उठाया है, और ये केवल पूर्वी राजस्थान का मुद्दा नहीं रह गया है, पूरे प्रदेश के अंदर ये मुद्दा गूंजा था। और दूसरा जो सबसे बड़ा है मेवाड़, क्योंकि कहा जाता है कि प्रदेश के जो सत्ता का रास्ता है वो मेवाड़ से होकर गुजरता है, क्योंकि मेवाड़ ने प्रदेश को 4 मुख्यमंत्री दिए हैं। मोहनलाल सुखाड़िया, देवपुरा, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी जैसे बड़े बड़े नाम जो 4 मुख्यमंत्री से मेवाड़ ने दिए हैं। और बीजेपी कहीं ना कहीं ये बीजेपी का एक तरीके से गढ़ माना जाता था, क्योंकि मेवाड़ में लगातार 4 मुख्यमंत्री दिए हैं। और 2018 के अंदर कहना चाहूंगी क्योंकि परिपाटी बदली थी, 2018 में जीती वहां पर भाजपा थी, लेकिन जो सत्ता आई थी वो कांग्रेस के हाथ में आई थी। लेकिन अब के बाद देखना होगा कि ये परिपाटी फिर से चेंज होती है, फिर वही रहती है कि जिसकी सत्ता मेवाड़ के अंदर है उसी की सत्ता प्रदेश के अंदर होगी। क्योंकि अब की बार जो गुलाब चंद कटारिया जो भाजपा के एक बहुत बड़े नाम माने जाते थे वो असम के राज्यपाल है, तो कहीं ना कहीं भाजपा की पकड़ मेवाड़ के अंदर बहुत ढीली हुई है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी के लगातार 4 दौरे उदयपुर के अंदर खासकर मेवाड़ के अंदर देखने को मिले थे। और जिस तरीके से आदिवासियों को साधने की कोशिश कांग्रेस और भाजपा ने बहुत भरपूर प्रयास किए हैं, खुद मुख्यमंत्री के 11 दौरे वहां पर रहे थे, और वसुंधरा राजे भी कहीं ना कहीं उदयपुर के अंदर मेवाड़ के अंदर सक्रिय नजर आई थी। बिल्कुल अमीषा, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं ये परिपाटी है कि राजस्थान की सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं मेवाड़ क्षेत्र में है, लेकिन पिछली बार की बात करें तो ये परिपाटी बदली हुई नजर आई थी। हेमंत जी आपके पास आते हैं, शुरुआत करते हैं जो मतदान केंद्रों पे जो गड़बड़ी हुई है उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है लोकतंत्र के इस उत्सव में हर एक व्यक्ति अपनी अपनी भागीदारी देना चाहता है। जो दूसरे शहरों में होते हैं वो अपने शहर में आकर मतदान करते हैं, कोई अपने क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्र में अपना मकान बना लेता है या किसी वजह से शिफ्ट होता है, वो अपने क्षेत्र में आकर मतदान करता है। जिनकी नई शादी हुई होती है वो लड़कियां अपने क्षेत्र में आकर मतदान करती हैं। लेकिन इस सूरत में जब लोग उत्साहित हैं, सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, इस प्रकार की गड़बड़ी होना, क्या आपको लगता है इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है? हेमंत जी। देखिए उमंग जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बधाई देता हूं कि आपने झोंटवाड़ा और किशनपोल दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जाकर और ये एक बहुत बड़ा खुलासा आपने आपके चैनल के माध्यम से किया है। ये निश्चित रूप से बहुत अनफॉर्चुनेट है कि देखिए
इलेक्शन कमीशन एक एक वोट के लिए कितना जतन कर रहा है, कितने नवाचार कर रहा है, कितनी सारी कोशिशें इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जा रही हैं। और अगर किसी विधानसभा क्षेत्र की एक बूथ में आधे से ज़्यादा वोट वहाँ से गायब हो जाए वोटर लिस्ट में से, जो लोग सालों साल से वहाँ रह रहे हैं और उनके नाम गायब हो जाए, ये कोई मुझे रूटीन में तो मामला नहीं लगता, ये तो मुझे निश्चित रूप से साजिश लगती है। और जो मतदाता आज जीवित हैं, आपने दिखाया कि एक माताजी जीवित हैं और उनको वोटर लिस्ट में डेथ शो कर रखा है, तो ये निश्चित रूप से मैं तो इसे साजिश लेके चलता हूँ, क्योंकि किशन पोल है या चार दीवारी की जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर ध्रुवीकरण की पूरी संभावनाएं हम लोग देख रहे हैं और ये उसी रूप में एक कोशिश वहाँ के लोगों के द्वारा की गई है। तो मैं तो कहूँगा कि इसको इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेना चाहिए और वहाँ के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनको संज्ञान में लाना चाहिए, क्योंकि किसके द्वारा ये साजिश की गई, कैसे की गई। और आपने देखा कि बीएलओज भी बहुत रूटीन में वो रिप्लाई कर रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। हम एक एक वोट के लिए कितना जतन कर रहे हैं। हमने देखा कि कितने लोगों को इलेक्शन कमीशन ने होम वोटिंग करवाई है, घर घर जाकर वोटिंग हम करवा रहे हैं। और वहाँ पर जो लोग सालों साल से रह रहे हैं, वहाँ के रहवासी हैं, वहाँ के वाशिंदे हैं, उनकी वोट अगर वोटर लिस्ट से गायब हो जाती है, कैसे ये रूटीन घटना हो सकती है। निश्चित रूप से मुझे इस घटना में कोई साजिश नजर आती है। बिल्कुल हेमंत जी, क्योंकि हमने खुद ने वहाँ पर जाकर हमने जायज़ा लिया था, हमारी टीम में खुद वहाँ पर गया था और वहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे, जो सुरक्षाकर्मी वहाँ पर तैनात किए गए हैं, वो आप देखिए वहाँ का नज़ारा ऐसा था भाई, अगर किसी के नाम नहीं है तो ऐसे दो चार लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी परेशानी वो बीएलओ को बताते हैं। और पुलिसकर्मियों की ये हालत थी वहाँ पर कि वो लोगों को खड़ा नहीं होने दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि आप यहाँ से जाइए, भीड़ लग रही है, अनावश्यक भीड़ लग रही है। अरे भाई, आदमी अपनी समस्या का समाधान आखिर वहाँ पर किससे करवाएगा? इलेक्शन कमीशन के जो जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पर मौजूद है, आखिर उन्हीं को बताएगा। तो जो कहीं ना कहीं जैसा आप कह रहे हैं, हमें भी ये लगा है कि ध्रुवीकरण की, तुष्टीकरण की जो राजनीति 4.5-5 साल में हुई है, उसका हम कह सकते हैं कि एक हल्की सी झलक वहाँ पर हमने देखी। हमारे साथ दिव्या को मैं कहूँगा, हमारे साथ ब्रजेश को भी वो जोड़े। ब्रजेश हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से हेमंत जी ने भी कहा और हम भी वहाँ पर गए थे, हमने खुद ने वहाँ पर जायजा लिया, इस प्रकार की गड़बड़ी आज से पहले की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं हेमंत जी भी हमसे सहमत होंगे, मतदान केंद्रों पे जो गड़बड़ी सामने आती थी, वो ईवीएम की गड़बड़ी मान लीजिए, कहीं पर ईवीएम खराब हो जाती थी, या दो कह सकते हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपस में लड़ाई दंगे हो जाते थे। इस प्रकार की घटनाएं हम अक्सर मतदान में सुनते आए हैं। लेकिन अब की बार एक बूथ से 500 से 600 लोगों के नाम ना होना, जो जिंदा लोग हैं उनके नाम ना होना, जो इस दुनिया में नहीं है उनके नाम मौजूद होना, और उसके बाद जो वहां पर चुनाव के जो अधिकारी हैं, बीएलओज जो हैं, वही हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इलेक्शन कमीशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनका इस प्रकार का रवैया कि चलिए ठीक है, अब हो गया जो हो गया, अब लोकसभा चुनाव में देखेंगे। क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है? ब्रजेश। हेमंत जी जो बात कही, उन्होंने कहा, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक दो नाम छूट जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बीएलओ की गलती से, या कोई परिजन मौजूद नहीं है उनकी गलती से छूट जाते हैं। लेकिन एक ही स्थान पे 500 या 600 नाम या 200-300 नाम एक ही साथ बल्क में कट जाना, ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की बू नज़र आती है। और वो भी झोटवाड़ा और किशनपोल जैसे मतलब एकदम हॉट सीटों पर। इन सीटों पर आप समझिए कि दो समुदायों के बीच में एक जब चुनाव होते हैं तो एक जंग सी नज़र आती है। उन सीटों पर कहीं ना कहीं नाम कटना बड़ी साजिश की वो नजर आती है। और वो भी जब 2023 का चुनाव एक सत्ता का सेमीफाइनल की तरफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों लड़ रही है, क्योंकि दोनों के नजरिए से आप ये देखिए तो चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ बिल्कुल। ब्रजेश, माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ेगा। हमारे साथ में कांग्रेस से प्रवक्ता सीएल यादव जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी पर। थैंक यू। बिल्कुल यादव साहब, राजनीतिक जो सरगर्मियां इन पूरे 4.5-5 सालों में हमने देखी और लास्ट एक महीने में जो देखी, उस पर बात करेंगे, समीकरणों की बात करेंगे। लेकिन आज एक ग्राउंड रिपोर्टिंग नवतेज टीवी कर आया और बहुत बड़ी गड़बड़ हमने देखी, उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। किशनपोल और झोटवाड़ा विधानसभा सीटों का हमने जायजा लिया और किशनपोल विधानसभा के एक बूथ की मैं आपको बात बता रहा हूं, एक बूथ से 500 से 600 नाम गायब थे। मेरे सामने की बात है कि 71-72 साल की एक बुजुर्ग महिला थी, वो वहां पर आई है। गेट के स्टार्टिंग में जो लोग बैठे रहते हैं चुनाव के अधिकारी, उन्होंने उनकी पर्ची बनाई है। उसके बाद जब वो आगे बढ़ती हैं तो उन बुजुर्ग महिला को यह पता पड़ता है कि
चुनावी डेटा के हिसाब से उनकी मृत्यु हो चुकी है। और जो लोग इस दुनिया में नहीं है उन लोगों के नाम उस लिस्ट में मौजूद है। नवतेज टीवी ने खुद ने इसकी जांच पड़ताल की है। इसे लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि जो लोग वहां पर सुबह 7 बजे से वहां पर लाइन में लगे हैं, जो लोग अपना शहर छोड़ के, अपना काम धंधा छोड़ के, जो लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने आए हैं, जब उन्हें पता पड़ता है कि उनका नाम नहीं है, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी थी, इलेक्शन कमीशन की ये गाइडलाइन थी कि 7 दिन प्रायर नोटिस मिलता है और उसके बाद में अगर कोई त्रुटि है, कोई गलती है तो वो सुधारी जा सकती है, लेकिन इस प्रकार की कोई चीज देखी नहीं गई है। एक मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ एक बूथ का मैं आपको नंबर बता रहा हूं, 500 से 600 नाम वहां गायब है। किस प्रकार से देखते हैं आप इसको? सर, ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी है, सिस्टम की नाकामी है, और इसको किसी दूसरे एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। जिस प्रकार से जो आप बता रहे हैं कि 500-600 नाम अप्रैल की लिस्ट में यदि उनका नाम है और अक्टूबर की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को इसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके वोट टेंडर वोट होने चाहिए और उसकी जांच होकर के उसका ये दो सभी जो पार्टियां हैं, सभी जो कैंडिडेट है, उनको इसका सीधा सीधा नुकसान है। बिल्कुल यादव जी, जाहिर सी बात है तमाम कैंडिडेट को इससे नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि 500-600 वो भी एक बूथ पे कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। हेमंत गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। हेमंत जी, क्या आप सीएल यादव जी की बात से संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, टेंडर वोट तो होना ही चाहिए, लेकिन ये एक जांच का विषय भी है। देखिए, 1 वोट कटना, 2 वोट कटना, 3 वोट गायब होना, एक वो बात हो सकती है रूटीन में, लेकिन एक साथ एक बूथ पर 1100-1200 वोट में से 500-600 वोट अगर वोटर लिस्ट से गायब हो जाएं, तो ये तो रूटीन घटना तो नहीं है। कि निश्चित रूप से कोई सोची समझी साजिश के तहत ऐसा हुआ है, क्योंकि मालूम है सभी को कि वोटों का ध्रुवीकरण जयपुर में और राजस्थान में होने जा रहा है। तो एक ही, अच्छा फिर आप बताइए, दूसरे धर्म के लोगों के वोट क्यों नहीं उसमें से गायब हुए? एक ही हिंदू धर्म की वोट क्यों गायब हुए? ये बात धर्म की नहीं है, बात यह कि ये साजिश कौन कर रहा है, क्यों ये साजिश हो रही है? क्या कोई पार्टी डरी हुई है? क्या सत्ता में वापसी का सपना चकना चूर हो रहा है? क्या ये बातें मुझे नजर आती हैं? जी यादव जी, जवाब दीजिए। आप समाज में नफरत फैला रहे हो, समाज में गलत एजेंडा चला रहे हो, ये भी तो हो सकता है। कौन फैला रहा है? इस चुनाव में बीजेपी क्लियर हार रही है, और ये बीजेपी की बौखलाहट है। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री सभाओं में भाषण दे रहे हैं, गृह मंत्री भाषण दे रहे हैं, और ये कहीं न कहीं विपक्षी साजिश है। चुनाव आयोग उनकी पपेट है, पिंजरे का तोता है, और कहीं न कहीं चुनाव आयोग को जिम्मेदारी लेनी चाहिए इसके लिए। लेकिन यादव जी, आप एक बात बताइए। यादव जी मेरी बात सुनिए। यादव जी मेरी बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो गड़बड़ी हुई है वो खुद जो बीजेपी है वो ये करवा रही है। आखिर कौन हारना चाहेगा? चुनाव आयोग के लिए कह रहा हूँ, चुनाव आयोग को ले कह रहा हूँ, लेकिन जो सज्जन कह रहे हैं वो पर्टिकुलर हिंदुओं के लिए टारगेट की बात कर रहे हैं, उसके बाद पर कह रहा हूँ। बिल्कुल यादव जी, मैं खुद वहां पर गया था। यादव जी मेरी बात सुनिए। मैं खुद वहां पर गया था। ये ग्राउंड रिपोर्ट मैं खुद रिकॉर्ड करके लेकर आया हूं। मैंने खुद ने वो लिस्ट चेक करी है, एक धर्म के लोगों के नाम नहीं है। यादव जी, मैं खुद वहां मौजूद था, मैं ही वो रिपोर्ट लेकर आया हूँ। मैं आपसे बात कह रहा हूँ, चुनाव का दिन है, मतदाता की बात करें, ये ध्रुवीकरण की बातें बंद करें, आप नफरत फैलाने की बातें बंद करें। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। यदि ऐसा हुआ है, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी से भागने से काम नहीं चलेगा चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को। लेकिन यादव जी, आप एक बात बताइए, पूरे 4.5-5 साल अगर हम कांग्रेस की हम बात करें तो जो भी समस्याएं राजस्थान में आ रही है उसके लिए आप केंद्र को आप जिम्मेदार ठहरा देते हैं। आप मेरी बात सुनिए यादव जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं कम से कम 4 से 5 मैंने बूथों का मैंने दौरा किया है, हर जगह इस प्रकार की गड़बड़ी देखी गई है। तो क्या इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है? और आप बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये कौन सी नफरत हुई? आप मेरे को एक बात बताइए, एक धर्म के लोगों का उसके अंदर नाम है, दूसरे धर्म के 500 से 600 के लोगों के उसके अंदर नाम नहीं है, तो ये साजिश किसकी हो सकती है? आप 5-6 महीने क्या 5-6 साल से घूम रहे होंगे, मेरी बात तो सुनेंगे ना जी। मैं कह रहा हूँ कि अप्रैल की लिस्ट इनके नाम पे क्या बिल्कुल थे, तो फिर अक्टूबर की लिस्ट के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है, कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है। और जिम्मेदार है सरकार, तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मेरी बात सुनिए, आचार संहिता लगने के बाद में यदि लिस्ट में कोई कटौती हुई है, किसी का नाम हटा है, तो उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग से सरकार सवाल कीजिए आप लोग।
यादव जी देखिए, सवाल सुनिए मेरी बात। यादव जी, सवाल आपसे इसलिए हो रहा है क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने, राहुल गांधी ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, प्रियंका गांधी ने अपने अपने ट्विटर हैंडल से अपने अपने भाषणों के जरिए, ऑडियो के जरिए, वीडियो के जरिए आचार संहिता लगने के बाद तक उन्होंने प्रचार किया है। फिर हम क्यों नहीं आपसे सवाल करें? चुनाव आयोग एक्शन लेगा ना, आप अथॉरिटी हो क्या उसके लिए? यू आर अथॉरिटी। सर सवाल तो हम ही करेंगे ना। आप अथॉरिटी हो क्या? सवाल तो कर सकते हैं सर, सवाल तो कर सकते हैं सर। चुनाव आयोग करेगा सवाल करो तो बीजेपी से करो ना। फिर प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं? प्रधानमंत्री से करो ना, आपकी हिम्मत है तो। तब तो आपकी जुबान में दही जम जाता है सर। चुनाव आयोग एक्शन लेगा। यादव जी भाषाई मर्यादा दोनों ही पार्टियों की तरफ से गिरी है। प्रधानमंत्री ने रखी क्या? गृह मंत्री ने रखी क्या? राहुल गांधी जी ने रखी थी। गृह मंत्री की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है। चलिए, राहुल गांधी जी ने रखी थी, इस बात का जवाब दीजिए। राहुल गांधी कोई संवैधानिक पद में नहीं है, वो सांसद है। मतलब अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर नहीं है, मतलब यादव जी आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर नहीं है तो वो किसी भी प्रकार की भाषा का यूज कर सकता है संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के लिए, आप ये कहना चाहते हैं? आप सवाल की बात कर रहे हैं ना जी, आपके सवाल की बात कर रहे हैं ना। आप सवाल करिए ना प्रधानमंत्री से, सवाल कीजिए ना गृह मंत्री से, सवाल कीजिए ना रक्षा मंत्री से, सवाल कीजिए ना चुनाव आयोग से। तो नहीं कर रहे फिर आप राहुल गांधी के ऊपर के कर। यादव जी हम तो सभी से सवाल कर रहे हैं, जवाब तो कोई देगा, जवाब कोई देगा कि नहीं देगा? आप एक बात बताइए मुझे। नहीं, आप मेरे को एक बात बताइए, सवाल सभी से किए जाते हैं लेकिन जवाब कौन देगा? आप जवाब के नाम पे आप सवाल करने लग जाते हैं। नहीं, आप जवाब आपसे दिया नहीं जाता, जवाब के नाम पे आप सवाल कर देते हैं। हेमंत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमंत जी, जिस प्रकार का रवैया यहाँ पर देखा जा रहा है, एक सवाल किया जा रहा है, सवाल के बदले एक और सवाल आता है और उसके बाद में स्थानीय नेतृत्व की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, सीधे आरोप मर दिया जाता है केंद्रीय नेतृत्व पर। हेमंत जी, उमंग जी, आपने देखा, आपने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा कि इतनी बड़ी घटना होती है, बीएलओ सुनने को तैयार नहीं है, पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, और वही रवैया हमने कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे मित्र यादव जी का देखा, वो भी सुनने को तैयार नहीं है। वो ये कहने को तैयार नहीं है कि अगर एक बूथ पर 1100 वोट में से 500-600 वोट वोटर लिस्ट से गायब हो जाते हैं तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। वो इसकी निंदा करने को तैयार नहीं है, बल्कि वो इसका ठीकरा केंद्र पर फोड़ रहे हैं, चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। अरे भाई, कोई जनप्रतिनिधियों की भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? आप ये तो कहिए कि ये कैसे हो सकता है। आपने तो कोई आश्चर्य भी व्यक्त नहीं किया कि ये ऐसे ये घटना कैसे हो सकती है। 10 साल से देख रहे हैं देश को क्या नैरेटिव दे रहे हो तुम लोग। 10 साल से देख रहे हैं ना, तुम्हारा नैरेटिव चल रहा है, चुनाव चल रहा है, नैरेटिव चल रहा है झूठ का। आप जिम्मेदार हो, जिम्मेदार मीडिया कहते हो अपने आप को। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हेमंत जी, इससे आगे बढ़ते हैं यादव जी, इससे आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हम बात करें, अगर पिछले चुनावों की बात करें, साल 2018 में जो चुनाव हुए थे, वोटिंग परसेंटेज की हम बात कर रहे थे, जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज देखा जा रहा है, सुबह 9 बजे की अगर बात करें तो साल 2018 के अंदर 6% हुआ था। आज की हम बात करें, आज 9 बजे तक 10% हुआ है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है पिछले साल के मुकाबले। क्या लगता है हेमंत जी आपको कि शाम को 6 बजे तक जब मतदान खत्म होगा तो ये वोटिंग परसेंटेज कहां तक जा सकता है? हेमंत जी, देखिए उमंग जी, 2018 में ये वोटिंग परसेंटेज करीब 75 था, तो उम्मीद तो ये की जाती है कि 75 से आगे ये बढ़ के परसेंटेज जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां की हैं, जिस तरह से जतन किए हैं, जिस तरह से नवाचार किए हैं, उस हिसाब से तो ये लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना भी चाहिए। और पोलिंग इलेक्शन पार्टीज ने भी सभी राजनीतिक दलों ने भी इस तरह के प्रयास किए हैं कि ये परसेंटेज बढ़े, और परसेंटेज बढ़ने से ही लोकतंत्र की मजबूती होगी। और मुझे तो लगता है कि अगर परसेंटेज बढ़ता है तो वो निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल हेमंत जी, लेकिन अगर बात करें, अगर उस पर अगर हम बात करें जिस प्रकार से टिकटों का वितरण हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट सामने आई थी तो कांग्रेस की लिस्ट में ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला था, लेकिन बीजेपी की लिस्ट पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के तर्ज पर ही राजस्थान में भी सांसद यहाँ पर उतारे गए थे, और तमाम कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ताओं का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का कहना था कि ये डर के मारे उठाया गया कदम है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी आलाकमान अपने स्तर पर अपने हिसाब से
निर्णय लेने में सक्षम है। हम कांग्रेस आलाकमान की बात करें, हमें ये नहीं समझ में आता कि कांग्रेस में आलाकमान है कौन। क्या अशोक गहलोत आलाकमान है? क्या सचिन पायलट तो बेचारे कहीं पिक्चर में है ही नहीं? क्या राहुल गांधी आलाकमान है? क्या प्रियंका गांधी आलाकमान है? क्या खड़गे साहब आलाकमान है? क्या सोनिया गांधी आलाकमान है? और अभी तो इन दिनों ये चर्चा भी चली थी कि AICC का मतलब अशोक गहलोत कांग्रेस कमेटी, क्योंकि तमाम जो निर्णय राजस्थान में हुए, पूरा चुनाव अशोक गहलोत के इर्द गिर्द ही लड़ा गया। जो उनकी इलेक्शन एजेंसी थी डिजाइन बॉक्स, उसने ये पूरा चुनाव लड़ा। यानी आप मान के चलिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस चुनावी समर से बिल्कुल दूर रहे। बिल्कुल, सचिन पायलट, उनके होर्डिंग्स की फोटो गायब थे, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं था। बीजेपी ने नवाचार किए। बीजेपी ने जहां जहां सर्वे के आधार पर जिन लोगों को टिकट मिलना चाहिए था, जो विनिंग कैपेसिटी जिन लोगों की थी, उनको बीजेपी ने टिकट दिए। लेकिन कांग्रेस ने बात ये करी कि साहब हम 50% सिटिंग MLAs के टिकट को काटेंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए, वो इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाए, क्योंकि अशोक गहलोत साहब का एक सीधा नजरिया था कि जिन लोगों ने पार्टी जब सरकार गिर रही थी उस समय जिन BSP के लोगों ने मेरा साथ दिया, निर्दलीय लोगों ने मेरा साथ दिया, कांग्रेस के लोगों ने मेरा साथ दिया, उन सबको उन्होंने एक तरह से उपकृत करने का काम किया। उनको सर्वे में हार होते हुए भी उनको टिकट देने का काम अशोक गहलोत साहब ने किया। बिल्कुल। यादव जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हेमंत जी की इस बात पर? देखो, हेमंत जी लगता है कि वो क्या पता किसकी के प्रवक्ता बन के आए, मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो। मैं कह रहा हूँ सुबह से राजस्थान में गुलाबी रंग की बहार है। 7 गारंटियों पे देश प्रदेश की जनता वोट कर रही है। सुशासन और प्रदेश की विकास के ऊपर काम कर रही है। राजस्थान को नंबर 1 बनाने पे प्रदेश की जनता वोट कर रही है। अशोक गहलोत के वादों पे बात कर रही है। इनके पास, भाजपा के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है नफरत फैलाने के अलावा। और कांग्रेस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रही है दोबारा से। चौथी बार अशोक गहलोत सरकार काम किया दिल से, सरकार कांग्रेस सरकार फिर से। ये भाजपा की बौखलाहट है। इस सरकार से आप ये नैरेटिव चला रहे हैं झूठ का, नफरत का। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है राजस्थान में आके, राजस्थान को बदनाम करता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के तमाम केंद्रीय नेता, उनको अपने पैरों की में जल्दी आग नहीं दिखती। गुजरात में अपराध नहीं दिखता प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश में योगी जी को अपराध नहीं दिखता, लेकिन राजस्थान में दिखता है। MP में उनको अपराध नहीं दिखता, लेकिन राजस्थान में दिखता है। इस सब का जवाब प्रधानमंत्री के मुंह पे राजस्थान की जनता तमाचा मारने वाली है। जो झूठ बोलते हैं, राजस्थान को बदनाम करने की जितनी तमाम साजिश है, उनको नकारा साबित करने की कोशिश राजस्थान की जनता कर रही है। राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार की 7 गारंटीज है, राजस्थान को नंबर 1 बनाने की जो वादा है, उसके ऊपर राजस्थान की जनता वोट कर रही है। लेकिन यादव जी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप बार बार बात कर रहे हैं, आप बीजेपी के जो प्रदेश नेतृत्व है आप उसकी क्यों नहीं बात कर रहे हो? जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से आप इस समय जिस प्रकार से भाषा की मर्यादा को आप लांघ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने सीनियर लीडर्स के नक्शे कदम पर चलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। आप ध्यान कीजिए, इसी प्रकार की भाषा के कारण आपके राष्ट्रीय नेतृत्व, आपके पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी, उन्हें नोटिस मिला था। आप ध्यान रखिए, आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी भाषा की मर्यादा लांघ रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है भाषा की मर्यादा को ना लांघे। और जाहिर सी बात है, 7 गारंटियों की आप बात कर रहे हैं, उसमें से कौन सी एक गारंटी है? आप जरा मुझे बताइए। महिला अपराध पर आपका क्या कहना है? ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये NCRB के आंकड़े हैं। महिला अपराध पर आपका क्या कहना है, बताइए यादव जी। यादव जी, महिला अपराध पे आइए। यूनिवर्सिटी के आंकड़ों की बात नहीं कर रही है। हाँ, आप अपने आंकड़े बताइए। चलिए आप अपने आंकड़े बताइए। बिल्कुल, आप NCRB के आंकड़ों का हवाला दीजिए ना, हम तो तैयार हैं। आप NCRB के आंकड़ों का हवाला दीजिए। अरे भाई साहब, NCRB के आंकड़ों के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जहाँ पे 64,000 क्राइम है। चलिए, मैं उत्तर प्रदेश की आपने बात करी। यादव जी सुनिए यादव जी, आपने उत्तर प्रदेश की बात करी। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की गला काटकर हत्या कर दी जाती है, उसके अपराधियों को पकड़ने में राजस्थान की पुलिस को कितना टाइम लगता है? और ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश में होती है, 7 से 8 घंटों में वो अपराधी सलाखों के पीछे है। क्या बात करते हैं आप अपराध की स्थिति के बारे में? क्या बात करते हैं आप कानून व्यवस्था के बारे में? ये आपकी कानून व्यवस्था है? भाजपा के प्रवक्ता हो क्या?
यादव जी, यहाँ पर बात भाजपा या कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं है, यहाँ पर बात असलियत की है। पूरे देश ने देखा है, दो राज्यों में एक प्रकार की घटना होती है और उन दोनों ही राज्यों में अपराधी कितने समय के बाद जेल की सलाखों के पीछे होता है, पूरे देश ने देखा है। क्या बात करते हैं आप? भाजपा की प्रवक्ता बन के बात कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ ना, क्या कन्हैयालाल के दोनों हत्यारे भाजपा के पदाधिकारी रहे हुए हैं। चलिए आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी पर। नमस्कार सुमित जी, चर्चा चल रही है जिस प्रकार से सुबह से मतदान लगातार जारी है, लोकतंत्र के महापर्व में हर एक व्यक्ति हिस्सा लेना चाहता है, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी भागीदारी देना चाहता है, लेकिन कुछ विधानसभा क्षेत्रों के बूथों का हमने दौरा किया था। किशनपोल विधानसभा और झोटवाड़ा विधानसभा की अगर हम बात करें और किशनपोल विधानसभा के एक बूथ की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो वहां पर 500 से 600 नाम वहां पर शामिल नहीं है लिस्ट में। एक बुजुर्ग महिला वहां पर आती है जो जीवित है, पहले गेट से उसकी पर्ची उसकी काटी जाती है, जब वो अंदर आती है तो उस लिस्ट में उसे मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद में सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे की अगर मैं बात करूं, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बूथ नंबर 46 पर कमरा नंबर 9 के अंदर जो ईवीएम मशीन है, वीवीपैट जो मशीन है, वो इतनी धीरे चलती है कि आधे घंटे में 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 60 ही वोट पड़ते हैं। इस प्रकार की जो चीजें इस बार मतदान में देखी जा रही है, क्या लगता है आपको, किस और ये इशारा करती हैं? देखिए, ये एक जो आपने बताया कि लोकतंत्र का एक उत्सव है, लेकिन कांग्रेस की शुरू से ही, जब से देश आजाद हुआ है, जब से इनकी पराकाष्ठा ये रही है कि कांग्रेस का हमेशा स्थिति ये रही है कि हमेशा ये देश की जनता के खिलाफ कार्य करती आई है। आप देख लीजिए 1947 में देश का धर्म के आधार पर टुकड़े किसने किए, और अभी आप जो व्यक्तिगत बात कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ, बिल्कुल किशनपोल विधानसभा में बिल्कुल मैं भी गया था बूथ पे, जहां स्थिति ये है कि यहाँ पर जैसा आपने बताया कि वास्तव में कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं, और नाम काटने के पीछे जब व्यक्ति वो कहते हैं कि खेल में मैं ढंग से एक पॉलिसी के साथ में नहीं जीत सकता तो मैं उसमें अनीति करूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल अनीति के द्वारा जीता नहीं जा सकता, फाइनली सत्य की ही विजय होती है। तो ये इस प्रकार से कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि 5 साल में इन्होंने जो कार्य किए, 5 साल में इन लोगों ने, आप देखिए राजस्थान की स्थिति क्या हो गई, भ्रष्टाचार में कहां स्टैंड कर रहा है राजस्थान, आप महिला अत्याचार की स्थिति देखिए, आप तुष्टीकरण की स्थिति देखिए, आप महंगाई की स्थिति देखिए, तो कहीं भी स्थिति देखेंगे तो अब इनको फाइनली जब रिजल्ट सामने आया तो जो हमारा परिणाम सामने है तो स्थिति ये है, तो ये अब बौखला गए हैं कि बौखलाहट में कि क्या करें। और वास्तव में आप देखिए कि आज बिल्कुल 6 बजे तक हमारी पोलिंग होगी और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ विजय मिलेगी। निश्चित रूप से आज जैसा जनता का जो मोड है, जैसा उनका विचार है एक सामान्य जनता का, तो इस प्रकार से किसी प्रकार से अनीति कर लेंगे, लेकिन इनकी अनीति अभी काम नहीं करेगी और 150 के साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ। लेकिन सुमित जी, एक जो सवाल जो यादव साहब हमारे साथ में कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े हैं, एक उनका भी सवाल कहीं ना कहीं जायज है। उनका ये कहना है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर गलती हुई है तो वो जो लोग हैं, वो जो मतदाता हैं, वो तो दोनों ही पार्टियों के मतदाता हो सकते हैं। उनमें से कई मतदाता ऐसे होंगे जो कांग्रेस को वोट करना चाह रहे होंगे, कई होंगे जो बीजेपी को, कई होंगे किसी और पार्टी को। यादव जी का यह साफ तौर पर कहना है कि ये अगर इतनी बड़ी जो गलती अगर हुई है तो वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन इसके बारे में जिम्मेदार है, क्या कहेंगे? नहीं, इलेक्शन कमीशन के साथ आप समझिए जो सत्ता में सरकार है इनका भी प्रेशर है, और मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि पिछले 5 सालों में इन्होंने जो कुकृत्य किए है ना, जिसका परिणाम आज राजस्थान की जनता को भोगना पड़ रहा है। आप देखिए ना, मैंने अभी आपको बताया कि भ्रष्टाचार की स्थिति पिछले 5 सालों में क्या रहा। आप देखिए सरकारी कार्यालय में किलो में सोना मिला, कैश मिले, और हमारे किरोड़ी लाल जी ने जब बताया तो आप देखिए इनके लॉकरों में कितना सोना पैसा मिला। आप देखिए इनके ही नेता इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ और बिल्कुल धरने पर बैठ गए। तो स्थिति क्या है, राजस्थान की स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि अभी इनके खुद के नेता इनके खिलाफ हो गए, और लास्ट में आप देखिए कि कांग्रेस के कितने सारे पदाधिकारी, कितने सारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। क्यों थामा? उनको बिल्कुल निश्चित रूप से लग रहा था कि अभी डूबती हुई नैया है, डूबती हुई नाव है, और एक इलेक्ट्रिक चलित इंजन जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका आप निश्चित मान के चलिए कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश का जो नाम किया है, जहां एक विश्व पटल पर जो भारत की आज स्थिति है, और परिणाम स्वरूप पिछले 9 साल के कार्यों को लेकर के आप भारत की अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पर आई है, और ये कहते हैं हमने विकास के कार्य। अब मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूं कि ये बता रहे हैं ना कि जुमलेबाजी, जो अशोक गहलोत जी पिछली बार भी आए थे, राहुल गांधी जी आए थे कि 10 तक की गिनती करेंगे और किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन किसानों का कर्जा माफ करना तो बहुत दूर, कई किसानों की जमीनें कुर्क कर दी गई और हजारों किसानों ने आत्महत्याएं करी।
तो परिणाम स्वरूप फिर दोबारा गारंटियां लेकर आ रहे हैं। बाकी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जो उन्होंने कहा वो पूरी की है और इनकी गारंटी आपके सामने। तो मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि परिणाम अब वोट की चोट से जनता इनको देगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जवाब दीजिए यादव जी, क्या जवाब देना चाहेंगे सुमित श्रीमाल जी की बात का? देखो, भाजपा हार रही है, उसका सूखा साफ हो रहा है, उसकी बौखलाहट में मीडिया है ना ऐसे गलत नैरेटिव आज चुनाव के दिन चला रहा है। ये जिन्ना के साथ सरकार बनाने वाले कांग्रेस को नसीहत देना बंद करें। जिन्ना के साथ सत्ता की मलाई खाने वाले कांग्रेस को नसीहत देना बंद करें। मुफ्तियों के साथ सत्ता की मलाई खाने वाले कांग्रेस को नसीहत देना बंद करें। राजस्थान में जीएसटीवी की रेट, जीएसटीवी के ग्रोथ 19.5% है। किसी स्टेट में है क्या भाजपा के? भाजपा वाले पहले यूपी और आसाम की क्राइम रेट देख ले, गुजरात की क्राइम रेट देख ले, एमपी की क्राइम रेट देख ले। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने पिछले 5 साल में 43% की पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ की है। आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर यादव जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन मेरी बात सुनिए यादव जी। चुनाव राजस्थान में हो रहे हैं, हम राजस्थान के चुनावों की चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान की स्थिति की हम बात कर रहे हैं। आप दूसरे प्रदेशों में क्यों चले जाते हैं? आप मध्य प्रदेश में चले गए, आप गुजरात में चले गए। अभी मैंने आपको एक प्रदेश का एग्जाम्पल दिया तो आप नाराज हो गए। मैंने अभी आपको एक प्रदेश का एग्जाम्पल दिया तो आप नाराज हो गए, और अब आप खुद दूसरे प्रदेशों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। नहीं यादव जी मेरी बात सुनिए। मैंने आपको एक प्रदेश का उदाहरण दिया तो आप नाराज हो गए, और आप खुद 2 प्रदेशों पे अलग जा रहे हैं। चुनाव राजस्थान में हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हो रहे हैं? नहीं, हम चर्चा राजस्थान में कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कर रहे हैं? अरे भैया, मैं पूछ रहा हूँ देश को बांटने की बात कहाँ से आई थी? राजस्थान के चुनाव की बात कर रहे तो आपने क्यों नहीं टोका उसको? क्योंकि आपके मुंह में दही जमा हो भाजपा के नाम से। आप भाजपा के एजेंट हो, भाजपा के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हो। यादव जी ये लगभग ना, मेरी बात सुनिए यादव जी, मेरी बात सुनिए। अगर आपके पास, मैंने आपसे जवाब लिया यादव जी, मैंने आपसे जवाब लिया सुमित जी की बात का। मैंने जब आपसे जवाब लिया तो आप जवाब देंगे कि हम जवाब देंगे? अरे भाई साहब, नहीं, आप मेरे को एक बात बताइए, जवाब हम देंगे कि आप देंगे? आपके नैरेटिव पे मैं नहीं चलने वाला। मैं वो बोलूंगा जो सच्चाई है। सच्चाई आपको भाजपा के प्रवक्ताओं को बुरी लगती है, गुप्ती है सच्चाई का सामना करना सीखो। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? भाजपा ने आग लगाई है देश में, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इसलिए ये चीजें बोलना बंद करो आप, और यदि आप ऐसे फालतू क्वेश्चन करोगे मैं बंद कर रहा हूँ मोबाइल। चलिए, ये तो आदत, ये लगभग ये आदत बन चुकी है हर कांग्रेस के प्रवक्ता की। अगर उनके पास जवाब नहीं होता है तो वो मीडिया पे ही दोषारोपण करने लग जाते हैं, मीडिया को ही वो बीजेपी का प्रवक्ता बता देते हैं। हेमंत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुमित श्रीमाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत जी, ये जो तरीका है, ये पिछले कुछ महीनों में हम ये लगातार देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास कोई जवाब नहीं होता है, हम प्रूफ के हिसाब से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम खुद वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए हैं, ये ऑन स्क्रीन ये उस चीज को झुटला रहे हैं, बीजेपी का प्रवक्ता हमें ठहरा रहे हैं, जबकि बीजेपी के प्रवक्ता जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब इनके पास है नहीं। क्या नैरेटिव है ये गोयल जी? क्या, किस प्रकार से देखते हैं आप इसे? उमंग जी, ये साफ तौर पे कांग्रेस की हताशा है, कांग्रेस की निराशा है, और कांग्रेस आप मान के चलिए कि वो पराजय स्वीकार कर चुकी है। अब देखिए, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता है अशोक गहलोत जी, वो खुद ये कहते हैं कि अगर अंडर करंट चला तो कांग्रेस रिपीट होगी। वो अगर शब्द का यूज कर रहे हैं, और अगर अंडर करंट चला तो हमारे हारे हुए प्रत्याशी भी जीत जाएंगे। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं ना, इसका मतलब साफ जाहिर है कि कांग्रेस बिल्कुल निराशा के दौर में है। और कांग्रेस का जो चुनाव घोषणा पत्र आया है ना, वो अगर कोई भी मनोवैज्ञानिक व्यक्ति उसका विश्लेषण करेगा ना तो साफ पता लग जाएगा। अब देखिए, चिरंजीवी योजना उन्होंने 50 लाख तक कर दी। अरे भैया, चिरंजीवी योजना के नाम पर बड़े हॉस्पिटल मरीज को अंदर घुसने नहीं देते। 5 लाख का तो लाभ चिरंजीवी योजना से मिल नहीं रहा, और आप 50 लाख की बात करते हो, 25 लाख की बात करते हो। आप 1 करोड़ कर दो, 2 करोड़ कर दो ना। और आप कहते हैं साहब, मुख्यमंत्री जी कहते हैं साहब, मेडिकल हेल्थ के मामले में हम मॉडल स्टेट बन गए, सोशल सिक्योरिटी के मामले में हम मॉडल स्टेट बन गए। अरे भैया, 4 महीने पहले आपने बिजली बिल में यूनिट फ्री देना शुरू किया, आपने महंगाई राहत शिविर कब लगाए? क्या 4 महीने में महंगाई बढ़ गई क्या? 4 साल में आपको, 5 साल में महंगाई आपको नहीं दिखी क्या? तो ये तमाम जो बातें हैं ना, और जिन ये गारंटियों की बात सरकार करती है, कांग्रेस करती है, अशोक गहलोत जी करते हैं, अरे गारंटी किसको देने की जरूरत पड़ती है? जो पहले अपनी वायदों में फेल हो जाती है उनको देने की जरूरत पड़ती है ना।
उमंग जी बिल्कुल 2018 में जब बिल्कुल हेमंत जी, कांग्रेस, माफ कीजिएगा बीच में आपको टोक रहा हूं, कहीं ना कहीं पिछले 5 साल में जो राजस्थान की जनता ने देखा है, एक उदाहरण मैं हर जगह ये देता हूं, जब भी डिबेट डिस्कशन होती है, एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं कि आखिरी समय पर आकर, जब चुनाव आपके बिल्कुल सर पर आ गए, उस समय आकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो पिछले 5 साल में उन्होंने जो काम नहीं किया, वो अपने ट्विटर हैंडल से सचिन पायलट की वो तारीफ करते हैं, अपने साथ साथ सचिन पायलट के साथ में बैठते हैं, साथ साथ स्टेटमेंट देते हैं। अगर आपको साथ ही आना था तो पूरे 4.5 साल 5 साल जो आपकी जो लड़ाई चली है, उस लड़ाई का खामियाजा जो राजस्थान ने झेला है, राजस्थान की जनता ने झेला है, उसका जवाब कौन देगा। करीब 2 महीने होटल से राजनीति चली है और दोनों के गुट इतने ज्यादा हावी हो गए थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की लिस्ट आना शुरू हुई, लगभग वही लिस्ट जो 2018 में थी, वही नाम हमारे सामने है। और उस समय राजस्थान की जनता कहीं ना कहीं ये जवाब मांग रही थी, अगर आप दोनों को साथ आना था तो फिर ये लड़ने का नाटक क्यों किया, क्योंकि या तो आप तब नाटक कर रहे थे या आप अब नाटक कर रहे हैं। हेमंत जी देखिए उमंग जी, ये तमाम तरह की बातें, यानी आप देखिए कि मानेसर कांड के लिए वो बीजेपी को दोषी ठहराते हैं। अरे भाई, आपके लोगों ने कांड किया, आपके लोगों ने बगावत करी, आप बीजेपी को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? तो ये क्या है? ये हताशा है। और आप देखिए, जनता तो ये पूछ रही है कि मुख्यमंत्री जी, आप इतनी तमाम गारंटियां दे रहे हैं, आप गारंटी ये भी दे दीजिए कि इन फ्री बीज से राजस्थान की माली हालत खराब नहीं होगी, आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी। आप गारंटी ये भी दे दीजिए कि मानेसर कांड दोबारा नहीं होगा। आप गारंटी ये भी दे दीजिए कि माँ बहनों की इज्जत नहीं लुटेगी। आप गारंटी ये भी दे दीजिए कि तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार, जो सरकारी मंत्रालय से भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि सरकारी कार्यालय की अलमारी से सोना निकलता है, कैश निकलता है। ये जल जीवन मिशन क्या है? वृद्धावस्था पेंशन में घोटाला। जल जीवन मिशन कितना बड़ा भारत सरकार का एक मिशन, घर घर नल पहुंचाने का, घर घर पानी पहुंचाने का, और उस पर ये पानी फेर देते हैं। और देखिए ईआरसीपी योजना के लिए 5 साल तक लगातार मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार को दोषी ठहराते रहे, और आज चुनावी घोषणा पत्र जो कांग्रेस का आया, ईआरसीपी योजना उससे गायब है। तो ये क्या है? और देखिए, जिस पूर्वी राजस्थान की बात हम कर रहे हैं ना, पूर्वी राजस्थान में 39 में से 36 सीट 2018 के चुनावों में कांग्रेस को मिली। वो क्यों मिली? क्योंकि वहां के जो गुर्जर मतदाता थे, जो सचिन पायलट के समर्थक थे, उन लोगों ने सचिन पायलट को सीएम के रूप में देखते हुए और एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। लेकिन अब उनकी बात समझ में आ चुकी है कि अगर जब तक भी राजस्थान में अशोक गहलोत पावरफुल हैं, सचिन पायलट कांग्रेस में रहकर चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकती। और आप ये पक्का मान के चलिए कि इस बार गुर्जर वोट बीजेपी के पक्ष में जाने वाला है। हालांकि अशोक गहलोत जी उसी तर्ज पर यह प्रयास कर रहे हैं कि माली वोट, जिस तरह से गुर्जर वोट 2018 में कांग्रेस के पक्ष में गए, माली वोट कांग्रेस के पक्ष में आ जाएं, वो इस तरह का भी एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने अपने कई बार भाषणों में ये बात कही कि मैं माली जाति से आता हूं और माली का काम बगीचे को संवारने का होता है, बगीचे को सजाने का होता है, और वो काम मैं भी कर रहा हूं और आगे करूंगा। तो ये तमाम बातें इस तरह की हैं जिससे उनकी हताशा साफ तौर पर जाहिर दिखाई देती है। बिल्कुल, सुमित जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सुमित जी, वक्त हालांकि इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी जाते जाते आपका एक फाइनल कमेंट हम चाहेंगे। जो पूरा ये जो मसला है, सुबह 7 बजे से नवतेज टीवी की टीम ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रही है। ग्राउंड पर लगभग हमने हर एक बूथ तक हमने जाने की कोशिश की है, लेकिन जिन भी बूथ तक हम गए हैं, हमें यही समस्या कहीं ना कहीं वहाँ पर देखने को मिली है। किसी बूथ से 60 नाम गायब है, किसी से 100 नाम गायब है, कहीं से 500 से 600 नाम गायब है। इस प्रकार की घटनाएं लगभग राजस्थान के हर एक बूथ से देखने को मिली। आपने भी कहा, आपने भी किशन पोल के उस बूथ के आसपास के क्षेत्र का आपने दौरा किया था, ये समस्या वहां पर आपको भी देखने को मिली। क्या कहना चाहेंगे सुमित जी? बिल्कुल, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल किशन पोल के मैं यहीं पे था, तो जबरदस्ती समस्या देखने को मिली। आप मानेंगे नहीं कि स्थिति ये रही कि यहाँ के बीएलओ से भी कुछ लगभग 20 लोग यहाँ आए और उससे कई पर्चियों के नाम उड़ा दिए गए। एक परिवार में 5 सदस्य थे, उसमें से 2 व्यक्तियों के नाम आए, 3 के नाम नहीं रहे, और एक व्यक्ति भाग संख्या 160 है। ये हिदाकी मोरी क्षेत्र में आता है। आप देखिए, यहाँ पर लगभग 1 घंटे में 30 से 40 ही वोटिंग हो पाई। तो ये स्थितियां वास्तव में इनको, लेकिन एक छोटी छोटी, ये उसको बोलते हैं ना चिंदी चोरी हरकत, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। बल्कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने वोट के 100% का उपयोग करने के लिए जनता से आह्वान किया है, निवेदन किया है। और इन अगर कांग्रेस की बात करें, जैसा आदरणीय अभी भाई साहब ने कहा कि वास्तव में गारंटियां जो दे रहे हैं वो झूठी गारंटियां दे रहे हैं। क्या वास्तव में ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए गारंटी देंगे? क्या ये लगातार पेपर लीक हो रहे हैं उसकी गारंटी देंगे? किसानों ने जो आत्महत्या करी वो आत्महत्या नहीं करे उसकी गारंटी देंगे?
आप देखिए ना, प्रियंका गांधी जी आती है और सिर्फ सवाई माधोपुर रणथंभौर घूम के चली जाती है। और उत्तर प्रदेश की जब बात होती है फिर बताती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जब यहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार की स्थिति ये होती है, तो इनके मंत्री कहते हैं ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। आप देखिए ना कि इनके ही खिलाफ इनके मंत्री नेता लगातार बनते गए। अपराध की आज राजस्थान की क्या स्थिति हो गई, भ्रष्टाचार में कहाँ स्टैंड कर रहा है। तुष्टिकरण की आप स्थिति देखेंगे तो ये पीएफआई को बिल्कुल इजाजत देते हैं, और राम मंदिर रामनवमी की जब शोभा यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा निकलती है, तो डीजे बैन कर दिया जाता है। आप पर्टिकुलर जयपुर शहर के भी आपने किशनपोल विधानसभा बताई, आप बिल्कुल किशनपोल विधानसभा में आप आकर के देखिए, रामगंज में जब आप एंट्री करेंगे तो मांस की अवैध दुकानें लगातार रात को 1-1 बजे तक, और कोई बरामदे नाम की चीज नहीं है। इस प्रकार का तुष्टिकरण, यहाँ किसी को कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे कोई पुलिस वाले नहीं रहते, यहाँ पर अतिक्रमण की स्थिति खराब हो रही है। तो ये सभी चीजें जनता अभी समझ चुकी है। मैं समझता हूँ कि अब जनता वोट की चोट से इनको बिल्कुल चोट देगी, और आज बिल्कुल 6 बजे तक इसका मत पेटियों के अंदर बिल्कुल इसका परिणाम बंद हो जाएगा, और 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के साथ विजय बनेगी। इसका कारण दूसरा ये भी कि माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते भी हैं। जैसा उन्होंने भी कहा कि 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि के दिए जाएंगे, पहले 6,000 थे। कांग्रेस की जो आप देखिए, आप इनकी सबसे बड़ी पराकाष्ठा आप ये देखिए, कांग्रेस की सभा में अभी एक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। वो हमारा जो राष्ट्र जो हमारे हित में कभी सोच ही नहीं सकता, वैसे कांग्रेस के नेता पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो अशोक गहलोत जी, इनका खुद का बेटा ही कह चुका कि अब ये सरकार जा रही है, और ये सरकार जाने के कारण जो है वो मेरे पिताजी हैं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा किया, चाहे से आप देखिए धारा 370 हटाने के लिए उन्होंने वादा किया था, धारा 370 हटी, और आज पूरे संपूर्ण राष्ट्र में एक शांति का माहौल है। आप देखिए, उन्होंने कहा राम मंदिर बनेगा, जो 500 सालों का एक सनातनियों का सपना था, वो सपना पूरा होने जा रहा है बिल्कुल, और राम मंदिर बना। और आप देखिए 3 तलाक खत्म करके एक माइनॉरिटी जो हमारी अल्पसंख्यक महिला की मोर्चे की जो महिला है उनको बिल्कुल सम्मान मिला। इस प्रकार की कई राष्ट्र हित में उन्होंने कार्य किए हैं, और वास्तव में इसके परिणाम भी मिला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे कहने से। जो भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पे थी, आज 5वें स्थान पे आ गई। और इसी के तुलनात्मक अध्ययन अगर आप कंपैरिजन इससे अशोक गहलोत जी की सरकार से करते हैं, तो 5 सालों में जो उन्होंने कार्य किए, तो राजस्थान की स्थिति क्या हो गई आज? महिला अत्याचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1। आप देखिए ना, पेट्रोल डीजल की वेट की दरों में नंबर 1, क्या नंबर 1 पे लाके रख दिया इन्होंने। मैं फिर दोबारा ये कहूंगा कि कांग्रेस की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। बिल्कुल सुमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हेमंत जी, एक आखिरी सवाल आपसे भी करना चाहेंगे वोटिंग परसेंटेज के बारे में। अगर बात करें 3 बजे तक के आंकड़े हमारे पास आ गए हैं, राजस्थान में 3 बजे तक करीब 55.63% वोटिंग हुई है। और राजस्थान की हॉट सीटों की अगर बात करें तो सरदारपुरा में 50.7%, झालरापाटन में 58.6%, तारानगर 63%, टोंक में 56.83%, तिजारा के अंदर 69.37%, आमेर जो कि सतीश पूनिया जी वहाँ पर हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, वहाँ पर 58.19%, विद्याधर नगर जहाँ से बीजेपी की दिया कुमारी जी हैं 53.33%, सवाई माधोपुर 53.39%, तिजारा में 69.63%, हवा महल 56.43%, पोखरण 67.51%, लक्ष्मणगढ़ 60.59%, तारानगर 69.37% और शिव विधानसभा जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है 61.24% यहां पर 3 बजे तक मतदान हुआ है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं हेमंत जी? देखिए उमंग जी, जो अभी तक 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया, बहुत अच्छा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी संतोषजनक है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभी 3 घंटे है, तो 6 बजे तक चूंकि वोटिंग होनी है, तो जो पिछली बार का 75% का आंकड़ा था, वहाँ तक शायद हम ये वोटिंग परसेंटेज हो पाएगा। और अगर इतना भी होता है तो संतोषजनक अपने इसको कह सकते हैं। लेकिन फिर भी वोटिंग परसेंटेज और बढ़ना चाहिए था, क्योंकि 22 लाख फर्स्ट टाइमर वोटर्स इस बार नए जुड़े हैं जी। तो वो कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें एजेंडा में होने चाहिए थे, और उनको अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी इतना परसेंटेज तो होना ही चाहिए। हेमंत जी, लेकिन एक बात तमाम और भी राजनीतिक विश्लेषकों से, राजनीति के जानकारों से हमारी बात हुई थी, 75% जो पिछली बार हुआ था, अगर उसके आसपास आता है तो क्या लगता है आपको? क्योंकि राजस्थान के चुनाव, नवतेज टीवी बार बार इसको बोल रहा है, अब की बार के राजस्थान के चुनाव काफ़ी रोचक हैं। क्या लगता है आपको कि अगर वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर गिरता है या पिछली बार की तरह बराबर रहता है, क्या त्रिशंकु विधानसभा आपको दिखाई दे रही है यहाँ से? देखिए, मुझे त्रिशंकु विधानसभा नज़र नहीं आ रही है,
क्योंकि भले ही अंडर करंट हम किसी पार्टी के फेवर में नहीं देखें, लेकिन स्थिति बिल्कुल साफ नजर आ रही है। क्योंकि जिन विकास योजनाओं की और दूसरी कई गारंटियों के दम पर कांग्रेस रिपीट होने का सपना देखती है, वो कहीं धरातल पर मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। और चूंकि एक तुष्टीकरण, राम मंदिर, धारा 370, चंद्रयान, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैंने देखा कि जो मोदी जी की सभाओं में महिलाएं, मातृशक्ति बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलती हैं। मैं सुन रहा था कुछ बहनों की बात। एक बहन कह रही थी कि मोदी जी हमारे लिए भगवान से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमें घंटों भगवान के दर्शन करने के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो हम मोदी जी के लिए इंतजार क्यों नहीं कर सकते। तो हम बोले हमारे लिए मोदी जी भगवान से कम इसलिए भी नहीं है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो जाएगी। और एक बहन कह रही थी कि देखिए, इंदिरा जी सालों साल तक प्रधानमंत्री रही, वो महिला थी, लेकिन उन्होंने कभी भी शौचालयों के बारे में कोई चिंता नहीं करी। आज जिस तरह से घर घर शौचालय नरेंद्र मोदी जी ने बनवाए हैं, जो महिलाओं को जो शर्म होती थी, जो झिझक होती थी, जो असम्मान की स्थिति उनके सामने होती थी, उससे आज वो बाहर निकल पाई हैं। और तमाम जो बीजेपी की योजनाएं हैं वो पुरुष प्रधान समाज से निकालकर महिला प्रधान समाज की तरफ मुझे प्रेरित करती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल हेमंत जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में टोकना पड़ रहा है, समय अब बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। तो ये हमारे साथ जुड़े थे हेमंत गोयल जी, और कांग्रेस से यादव जी हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी से सुमित श्रीमाल जी जुड़े थे। मुद्दा था कि आज जो गड़बड़ियां जो मतदान केंद्रों पर, बूथों पर जो देखी गई हैं, आखिर उनका जिम्मेदार कौन है, और जिस प्रकार से मतदान। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।